नमस्कार। आज अपन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत सेकंड यूनिट नगरीय समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ नगरीय समाज का परिचय, उसका अर्थ, परिभाषाएं और नगरीय समाज की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नगरीय समाज क्या है? हम देखें कि देश की स्वाधीनता के पश्चात भारत में हुई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण भारत में नगरों का बहुत तेजी से विकास हुआ है। भारत में नगरों की जनसंख्या ग्रामों की तुलना में कम है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय समाज की संरचना, नगरीय व्यवसाय और समस्याओं के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। नगर जो है वो मानव सभ्यता और संस्कृति, फैशन के केंद्र होते हैं। यहाँ मनोरंजन और शिक्षा व्यवसाय में बहुलता हमें दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के यातायात और संदेश साधन, तकनीकी साधन भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। नगरों में प्रवेश करते ही हमें पता चलता है कि यहाँ का जीवन बहुत ही भीड़ भरा वाला जीवन होता है। जनसंख्या की बहुत अधिकता होती है। रहने के लिए लोगों के पास में मकान नहीं होते हैं या फिर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, अट्टालिकाएं हमें यहाँ दिखाई देती हैं। जीवन के अंदर प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वैतिक संबंधों की बहुलता दिखाई देती है। व्यक्ति बिना अनुमति के किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी से मिल नहीं सकता है। मिलने के पहले उसको परमिशन लेनी होती है। फ्लैट सिस्टम, फ्लैट कल्चर यहाँ दिखाई देता है और उसी फ्लैट कल्चर के कारण यहाँ के जीवन के संबंध भी हमें अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, जो गांवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसी अनेक विशेषताएं होती हैं जो नगरों को परिभाषित करती हैं। अब हम यहाँ पर नगर के बारे में जानना चाहेंगे कि नगर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। नगर की वैज्ञानिक अवधारणा और सामान्य विचारों से काफी भिन्न है। शाब्दिक रूप से हम विचार करें तो अंग्रेजी भाषा का शब्द सिटी लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से बना है, जिसका अर्थ है नागरिकता। नागरिक शब्द का सामान्य अर्थ नगरवासी होने से है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम अध्ययन करें तो हम लुईस विर्थ के अनुसार जानना चाहेंगे। लुईस विर्थ ने नगरीय समाज की परिभाषा दी है। नगर सामाजिक विषमता वाले व्यक्ति और बड़े और अधिक घनत्व वाले एक स्थायी निवास के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि नगर के अंदर बहुत अधिक सामाजिक विषमताएं पाई जाती है, बहुत अधिक भेदभाव हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जनसंख्या का घनत्व यहाँ हमें अधिक दिखाई देता है और स्थायी निवास यहाँ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह एक नगर है। बर्गेल ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। नगर किसको कहते हैं? हम बर्गेल के अनुसार लेते हैं, उस बस्ती को नगर कहेंगे जहां अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योग में व्यस्त हमें दिखाई देते हों। बर्गेल की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नगर के अंदर उद्योग की तुलना में, नगर के अंदर गांवों की तुलना में उद्योग धंधे हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से बर्गेल की परिभाषा से स्पष्ट हुआ है
कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय उद्योग है। इसी प्रकार से सोमबर्ट ने भी नगर की परिभाषा दी है। सोमबर्ट के अनुसार नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी परस्पर एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। हमने देखा था कि नगर के अंदर जनसंख्या की बहुत अधिकता होती है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये जनसंख्या फैली हुई होती है, इसलिए लोगों के पास इतना समय नहीं होता है और व्यवसायों में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों समाजशास्त्री के अनुसार हमने नगर की परिभाषा पढ़ी है। अब हम यहाँ पर लेते हैं नगर की विशेषताएं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम नगर की विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे। सामान्य रूप से नगर की विशेषताओं को जानने से पहले हम सोरोकिन और जिमरमैन, इन्होंने भी नगर की विशेषताएं बतलाई है, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सोरोकिन और जिमरमैन ने सबसे पहले कहा है कि नगरों में व्यावसायिक बहुलता और व्यावसायिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ अलग अलग प्रकार से लोग कार्य करते हुए विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। दूसरा हम लेते हैं कि यहाँ का जीवन कृत्रिम जीवन होता है, आर्टिफिशियल लाइफ होती है। गांवों में हम देखते हैं कि नेचुरल जीवन पाया जाता है, प्रकृति के बहुत अधिक नज़दीक रहते हैं और शहरों में जो है यहाँ बहुत अधिक बनावटीपन दिखाई देता है। तीसरा इसमें हम सोरोकिन ने जो बतलाया है, बड़ा आकार। नगरों का आकार बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है और यहाँ का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। जनसंख्या का अधिक घनत्व होने के साथ ही यहाँ जनसंख्याओं में बहुत अधिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ हमें निवास करते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रांतों से, अपनी संस्कृति, अपने धर्म आदि को लेकर वो यहाँ आते हैं और उसी प्रकार से वो जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से जीवन के अंदर बहुत अधिक विभिन्नताएं हमें यहाँ दिखाई देती है। सामाजिक विभेदीकरण, क्षैतिज स्तरीकरण भी अधिक यहाँ पर होता है। अधिक प्रवास भी यहाँ पर पाया जाता है और जीवन में अनौपचारिकताएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये सोरोकिन और जिमरमैन ने जो है नगरों की विशेषताएं बतलाई है। अब हम सामान्य रूप से नगरों की विशेषताएं लेते हैं। हम देखें कि 2001 की जनगणना के समय भारत में नगरों में जो है 10 लाख से अधिक संख्या दिखाई देती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, 35 के करीब। और 2018 के अनुसार हम जनगणना के अनुसार अध्ययन करें तो भारत में लगभग जो है यहाँ 56 नगर पाए जाते हैं। पहले यहाँ की संख्या 35 थी और अब ये बढ़कर 56 हो गई है। तो इस तरह से भारत में जो है लगभग 45 करोड़ लोग जो है वो नगरों में निवास करते हैं। अब हम यहाँ इसकी विशेषता लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नगरों का बड़ा आकार, लार्ज साइज। नगरों की जो सीमा है वो बहुत बड़ी होती है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से ये हमारी पहली विशेषता है कि नगरों के आकार जो है वो गांवों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी विशेषता हम इसमें लेंगे सामाजिक भिन्नता, सोशल हेटेरोजेनिटी। जनसंख्या में विभिन्नता या सामाजिक भिन्नता भी यहाँ पर दिखाई देती है। ये नगरीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है कि जीवन में एकरूपता का अभाव होता है। नगरों में उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य की बहुत अधिक सुविधाएं होती हैं। इस कारण से यहाँ अनेक धर्मों के लोग, अनेक संप्रदायों के लोग, अनेक वर्गों के लोग विभिन्न प्रांतों से आकर यहाँ बस जाते हैं और यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें भिन्नता
दिखाई देती है। अगला हम पॉइंट लेते हैं, इसमें जनसंख्या में विभिन्नता के साथ आर्थिक क्रियाओं के ये केंद्र होते हैं। हम सबसे पहले ये देखें कि व्यवसाय में बहुत अधिक भिन्नता होती है, तो इस तरह से यहाँ आर्थिक क्रियाएं भी हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्थाओं से, आर्थिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है और रोजगार प्राप्त करता है। अलग अलग तरीके के यहाँ रोजगार प्राप्त करने के साधन व्यक्ति के पास में होते हैं और वो वहाँ से रोजगार प्राप्त करता है। कोई यहाँ हम देखें कि कोई यहाँ टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कर्मचारी है, कोई ठेला चलाने वाला है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या कोई प्राइवेट कर्मचारी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजार में विभिन्न प्रकार से किराने की दुकान वाले, कई सब्जियों वाले, कई फल फ्रूट्स वाले, बेचने वाले हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से नगरों में व्यावसायिक भिन्नता है और ये आर्थिक रोजगार के केंद्र है। नगरों के अंदर किसी न किसी प्रकार से छोटा बड़ा कार्य लोगों को प्राप्त हो ही जाता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण। गांवों में तो हमें श्रम विभाजन और उसमें विशेषीकरण हमें कम दिखाई देता है, लेकिन नगरों के अंदर बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण दिखाई देता है। श्रम विभाजन जो है वो यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। नगरों में प्राय सभी कार्य, विशेषकर उद्योग धंधों से संबंधित कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसके कारण श्रम विभाजन करना अति आवश्यक हो जाता है। कार्यों का विस्तार बहुत अधिक होता है, उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसलिए एक अकेला व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है, तो इसलिए श्रम का बंटवारा यहाँ करना होता है। और जब व्यक्ति श्रम का बंटवारा करता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, तो उस कार्य में वो कार्य करते करते दक्ष हो जाता है, इसलिए उसको विशेषता हासिल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है। इतना ही नहीं, एक व्यवसाय में भी विभिन्न पक्षों से संबंधित विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम देखें कि डॉक्टर्स, वकील अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। एक डॉक्टर सब प्रकार के पेशेंट को नहीं देखता है। आँख का डॉक्टर है तो वो आँखों को ही देखता है, पेट का डॉक्टर है या कान का डॉक्टर है तो वो कान को ही देखेगा। इसी प्रकार से वकील भी जो है, यदि कोई दीवानी मामले देखता है तो कोई फौजदारी मामले देखता है। प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो कोई गणित पढ़ाता है या कोई हिंदी पढ़ाता है। तो इस प्रकार से वो भी अपने अपने कार्यों में दक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों के अंदर श्रम विभाजन और विशेषीकरण की महत्ता पाई जाती है। अगला हमारा पॉइंट होगा सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता। नगरीय समाज में चूंकि श्रम विभाजन होता है, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, यहाँ का जीवन भिन्नता लिए होता है, इसलिए यहाँ सामाजिक गतिशीलता भी बहुत अधिक पाई जाती है। व्यक्ति बहुत अधिक प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से आर्थिक रोजगार प्राप्त करने के लिए चला जाता है। जहाँ उसको अच्छा लगे, जहाँ उसका जीवन सुरक्षित हो, बहुत अधिक पैसा उसको प्राप्त हो, बहुत अधिक उसको सुविधा प्राप्त हो, तो वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। एक संस्था को छोड़कर दूसरे संस्था को वो ज्वाइन कर लेता है। तो इस कारण से यहाँ पे गतिशीलता बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक गतिशीलता होने के कारण जो है यहाँ जीवन में टॉलरेंस या हम ये कहें कि सहनशीलता भी पाई जाती है। एक दूसरे से मिलने के कारण व्यक्ति जो है वो सहनशील हो जाते हैं और सहनशीलता का यहाँ विकास होता है। अगला पॉइंट हम लेंगे अधिक मानसिक संघर्ष। गांवों की तुलना में शहरों में बहुत अधिक मानसिक संघर्ष होता है। यहाँ नगरों में हम देखें कि व्यावसायिक बहुलता होती है और जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। यहाँ हम देखें कि धन पाने के लिए व्यक्ति और जीवन चलाने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार से कार्य करता रहता है और उसको वो सुविधाएं भी प्राप्त होती है। दूसरी तरफ यहाँ देखें कि बहुत अधिक दुर्घटनाएं
बेकारी, व्यापार में हानि और रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएं जैसी घटनाएं हमें दिखाई देती है। नगरों में प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ यातायात और संदेशवाहन के साधन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है, इसलिए दूषित पर्यावरण भी यहाँ हमें दिखाई देता है। और जीवन में बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, प्रतिस्पर्धा करनी होती है, एक दूसरे को पीछे हटाना पड़ता है, अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा कमाने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी होती है, इसलिए वो हमेशा मानसिक संघर्ष में ही जीते हैं। तो गाँव की तुलना में शहरों में जो है मानसिक संघर्ष अधिक होता है। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं, धर्म और परिवार का महत्व कम होता है। ग्रामों में तो हम देखें कि धर्म और परिवार दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। उनका पूरा जीवन धर्म और परिवार पर आधारित होता है, जबकि शहरों में हम देख चुके हैं कि जनसंख्या की बहुलता होती है, बहुत अधिक जीवन में संघर्ष होता है, तो इसलिए वो परिवार को बहुत कम महत्व देते हैं। पैसा कमाना ही या भौतिक उन्नति करना ही उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, उनका एक ध्येय होता है कि किस प्रकार से अधिक पैसा कमाएं। और जो व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगे रहते हैं, उनका परिवार का जीवन के अंदर अहमियत कम हो जाती है और इसी कारण से धर्म की महत्ता भी कम हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं, बहुत अधिक मंदिर या धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास में यहाँ समय ही नहीं होता है। सुबह से जो व्यक्ति निकलता है वो देर रात तक अपने घर लौटता है, तो इस प्रकार से समय का यहाँ भी बहुत अभाव होने से परिवार और धर्म का महत्व कम हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धाएं और सामाजिक सुविधाएं। जीवन प्रतिस्पर्धात्मक है। शहरों के अंदर बहुत अधिक कॉम्पिटिशन्स होती है और इस कारण से उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन भर उसी में लगा रहता है। सामाजिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स को वो सहन करता है, दिन रात मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जो है उस प्रतिस्पर्धाओं में लगा रहता है, जब जाके उसको फिर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुविधाएं प्राप्त होती है। शहरों में गांवों की तुलना में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है और आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है और साधन सीमित है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको बहुत अधिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना होता है। जब वो सफल हो जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। हम देखते हैं कि गांवों की तुलना में शहरों में सुविधाएं भी अधिक होती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसको बहुत अधिक जीवन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धाओं को झेलना पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा द्वैतिक संबंध, सेकेंडरी रिलेशन। ग्रामों में तो हम देखते हैं कि प्राइमरी रिलेशंस बहुत अधिक होते हैं, प्राथमिक संबंधों की महत्ता अधिक होती है, जबकि शहरों में द्वैतिक संबंध ज़्यादा होते हैं। यहाँ जनसंख्या की अधिकता होने से कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं है, एक दूसरे से कोई उनके रिलेशन नहीं होते हैं। हमने देखा था कि शहरों के अंदर फ्लैट सिस्टम होता है और फ्लैट सिस्टम में जो है व्यक्ति एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि जीवन के अंदर जो है आमने सामने के संबंध नहीं दिखाई देते हैं, द्वैतिक संबंधों की प्रचुरता होती है। जैसे ही हमारे स्वार्थों की पूर्ति हुई है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, उससे हम नाता तोड़ देते हैं, उससे रिलेशन खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास में समय ही नहीं होता है और साथ में उनका जीवन भी इसी प्रकार का हो जाता है कि उन्हें अकेले रहना या द्वैतिक संबंध ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। व्यक्ति चूँकि सुबह से निकलता है, देर रात घर लौटता है रात तक, तो उसके पास समय नहीं होता है, किसी से बातचीत करने की फुर्सत नहीं होती है, तो इसलिए जीवन के अंदर द्वैतिक संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है स्वार्थवाद, सेल्फिशनेस। हम देखते हैं कि जीवन में चूंकि बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं और उसको पीछा छोड़ दूं। तो स्वार्थवादी प्रवृत्तियां जो है वो नगरों में बहुत अधिक दिखाई देती है।
यहाँ कोई भी चीज़ बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती है, जीवन में बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति यहाँ स्वार्थवादी हो जाते हैं। उनका काम पूरा हुआ कि व्यक्ति दूसरों से रिलेशन छोड़ देता है, उनसे दूसरों से कोई नाता उसका नहीं होता है। तो स्वार्थवादी यहाँ संबंध पाए जाते हैं। हितों पर आधारित सहनशीलता होती है। हम देखते हैं साथ में यहाँ का जीवन शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन भी होता है। गांवों में हम देखते हैं कि इलिटरेसी या बहुत अधिक पाई जाती है, लोग वहाँ पर ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, लेकिन शहरों के अंदर लोग बहुत अधिक शिक्षित होते हैं। बहुत सारी डिग्रीज उनके पास में होती है, अलग अलग प्रकार के अनुभव उनके पास में होते हैं, अलग अलग प्रकार से तकनीकी प्रगति में वो लगे रहते हैं और साथ में तर्क प्रधान जीवन होता है। गांवों में तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी कहा गया हो या जो पुरानी मान्यताएं होती है, जो वहाँ के धर्म और परंपरावादी उनका जो जीवन होता है, उसी पर वो अपना जीवन चलाते रहते हैं। लेकिन शहरों के अंदर बहुत अधिक लोग जो है वो परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं। धार्मिक जीवन में आस्थाएं कम होती है। किसी भी चीज़ को वहाँ यदि वो स्वीकार करें, उसको माने, तो उसके पहले वो उसको समझते हैं, उस पर तर्क करते हैं, फिर किसी चीज़ को, किसी मान्यता को वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का जीवन जो है बहुत ही अधिक तर्कपूर्ण या शिक्षित जीवन होता है। अंधविश्वास जीवन में कम होता है और व्यक्ति हमेशा जो है वो आगे बढ़ने के लिए सोचता रहता है। इतनी सारी सुविधाएं यहाँ नगरों के अंदर होती है, तो साथ में चूंकि भौतिक जीवन होता है, तो जहाँ भौतिक जीवन है वहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी पाई जाती है। हम देखते हैं कि नगर जो है वो ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स के केंद्र होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार से आपराधिक तत्व हमें दिखाई देते हैं। दिन के 2 बजे भी यहाँ पर, दिन के 12 बजे भी यहाँ पर चोरी होते हुए दिखाई देती है। किसी के साथ में बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ नगरों के अंदर ये सारी समस्याएं हमें दिखाई देती है। नगर के अंदर और भी समस्याएं होती है, जैसे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। गांवों के अंदर चूंकि प्राकृतिक जीवन होता है, लेकिन नगरों के अंदर जो है वो कृत्रिम जीवन होता है। बड़ी बड़े उद्योग धंधे यहाँ होते हैं। बहुत सारे संदेश वाहन और यातायात के साधन हमें रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित रहता है और इस पर्यावरण प्रदूषित के कारण व्यक्ति यहाँ ज़्यादातर बीमार भी रहता है। इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठा रहता है, इसलिए यहाँ बीमारियाँ भी बहुत अधिक उनके जीवन में हमें दिखाई देती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यहाँ का जीवन जो है वो बहुत ही कॉमर्शियल और रिक्रिएशन होता है। व्यावसायिक मनोरंजन भी यहाँ पर होते हैं। मनोरंजन यदि प्राप्त करना है तो या हम पैसे देकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं। पिक्चर देखना हो तो सिनेमा के अंदर जाना होगा, कुछ क्रिकेट मैच वगैरह देखना हो तो हमें टिकट खरीदनी होगी। यानी कि किसी भी प्रकार का हमको मनोरंजन करना है तो पहले हमें यहाँ पैसा देना होगा। गाँवों में तो इस प्रकार की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती है। वहाँ पर जो है लोग चौपाल पर बैठ जाते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है मनोरंजन व्यावसायिक होता है, पैसों देकर हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ। यहाँ चूँकि बड़े बड़े शहर होते हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार से राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं। बड़े बड़े शहर जो होते हैं वो राजधानियाँ होते हैं और विभिन्न प्रकार से जो हमारी प्रशासनिक मुद्दे होते हैं वो इन शहरों में बैठकर सुलझाए जाते हैं। नगरों के अंदर जो है यहाँ के नेता वगैरह जो होते हैं वो हमारी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नगर में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो गांवों से नगरों को अलग करती है।
हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं कि जीवन के अंदर द्वैतिक नियंत्रण यानी कि द्वैतिक संबंधों की प्रधानता बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत बहुत अधिक समस्याएं होती है। विज्ञान की उन्नति और शिक्षा के विकास के फलस्वरूप मनुष्य प्रगति करता है, तो दूसरी तरफ उसने अपने जीवन में द्वैतिक संबंधों को भी महत्ता दी है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नगरों के अंदर द्वैतिक संबंध बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने नगरीय समाज का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और सोरोकिन जिमरमैन के अनुसार नगरीय समाज की विशेषताओं का अध्ययन किया है, और सामान्य रूप से भी हमने नगरीय जीवन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से आज मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा नगरीय समाज क्या है। धन्यवाद।